नमस्कार। आज इस चर्चा में हम प्राचीन इतिहास के एक ऐसे रोचक सफर पर चलने वाले हैं जो बिल्कुल शिखर पर बैठे शक्तिशाली राजाओं की शान और शौकत से शुरू होकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जमीनी हकीकत तक जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए, इस सफर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे प्रशस्तियों और नए शासकों से, फिर बढ़ेंगे दक्षिण के ताकतवर राजवंशों की तरफ। उसके बाद वहां का प्रशासन, स्थानीय सभाएं और आखिर में देखेंगे आम लोगों का जीवन कैसा था। आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, जब हम किसी प्राचीन राजा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या छवि आती है? वही ना, हाथ में भारी तलवार और खून से सने योद्धा की। युद्ध के मैदान में तो ये बिल्कुल सच था, लेकिन शांति के समय एक राजा कैसा दिखता था? ये सवाल हमारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह बदल कर रख देता है। जरा इस अद्भुत सुनहरे सिक्के को देखिए। ये मशहूर गुप्त शासक समुद्रगुप्त का सिक्का है, लेकिन यहाँ वो किसी हथियार के साथ नहीं बल्कि आराम से बैठकर वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। है ना कमाल की बात? ये हमें एक शासक का बिल्कुल अलग ही पहलू दिखाता है, ना सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा बल्कि एक कुशल संगीतकार का भी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, प्रशस्तियां और नए शासक। अब इन बहुमुखी और शक्तिशाली राजाओं के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? इसका एक सबसे बड़ा स्रोत है प्रशस्तियां। संस्कृत में इस शब्द का मतलब ये है तारीफ करना या प्रशंसा। ये एक विशेष प्रकार के अभिलेख होते थे। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद में अशोका स्तंभ पर दरबारी कवि हरिसेना ने समुद्रगुप्त के लिए एक लंबी कवितामयी प्रशस्ति लिखी थी। सच कहूं तो ये उस जमाने में राजा की जीत और महानता का डंका बजाने का एक शाही तरीका हुआ करता था। अब जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये सच में बड़ा दिलचस्प है। ये दरअसल समुद्रगुप्त की 4 अलग-अलग राजनीतिक नीतियों को दर्शाता है। हरे रंग में आर्यावर्ता है, जहां के राज्य उन्होंने पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिए। लाल बिंदु दक्षिणापथ के उन शासकों के हैं जिन्हें हराकर उन्होंने वापस राज्य दे दिया। बैंगनी रंग उन पड़ोसी देशों का है जो उपहार लाते थे, और नीला रंग बाहरी साम्राज्यों का जिन्होंने खुद आकर शरण ली। मतलब ये राज्य विस्तार की एक बेहद चतुर और लाजवाब रणनीति थी। लेकिन वक्त के साथ इतिहास को दर्ज करने का तरीका भी बदल गया। गुप्तकाल में जहां सिक्कों और पत्थरों पर उकेरी गई प्रशस्तियों पर जोर था, वहीं करीब 1400 साल पहले तक आते आते राजा हर्षवर्धना के समय दरबारी जीवनियां यानी बायोग्राफीज लिखी जाने लगीं। जैसे कवि बाना भट्ट ने हर्षचरिता लिखी, जिससे हमें उनके पूरे जीवन का लंबा और विस्तृत वृत्तांत मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, दक्षिण के शक्तिशाली राजवंश। उत्तर भारत के इन महान साम्राज्यों को समझने के बाद अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो वहां प्रभुत्व के लिए एक अलग ही टक्कर चल रही थी। इस दौर में पल्लवा और चालुक्य सबसे प्रमुख राजवंश थे। पल्लवों का इलाका कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच आते थे। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल एक बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र हुआ करती थी। ये दोनों राजवंश लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहते थे, खासकर एक दूसरे की अमीर और समृद्ध राजधानियों को लूटने के लिए। लेकिन इनकी ताकत का अंदाजा इस एक दात से लगाइए। दरबारी कवि रविकीर्ति ने लिखा था, इस हार के बाद हर्षा अब हर्षा नहीं रहा। हर्षा यानी कि खुशी। दरअसल जब महान विजेता हर्षवर्धना ने दक्षिण पर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं रोक दिया। ये इस बात का सबूत है कि सबसे ताकतवर विजेताओं की भी आखिर में कोई न कोई सीमा तो होते ही है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर और देखते हैं प्रशासन और सेना का स्वरूप। महान राजाओं के इन किस्सों से निकलकर अब उस जमीनी मशीनरी को समझते हैं जो इन विशाल साम्राज्यों को चलाती थी। सबसे अहम बात ये कि इन बड़े राज्यों को अकेले संभालना नामुमकिन था, इसलिए राजाओं को अपनी शक्ति बांटनी पड़ी। उन्होंने प्रशासनिक पदों को वंशानुगत यानी हेरिडिटरी बना दिया। पिता के बाद बेटा उसी कुर्सी पर बैठेगा। साथ ही एक ही व्यक्ति एक वक्त में कई बड़े पदों को संभालने लगा, जैसे खुद कवि हरिसेन। इसके अलावा सेठ और व्यापारियों जैसे स्थानीय नेताओं का प्रभाव भी तब बहुत बढ़ गया था। सेना को लेकर एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट उभरा, सामंता व्यवस्था। सामंत दरअसल ऐसे सैन्य नेता थे जो जरूरत पड़ने पर राजा को सेना देते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, इनको कोई नियमित सैलरी नहीं मिलती थी। इसके बजाय इन्हें जमीन दी जाती थी, जहां से ये टैक्स वसूल कर सेना का खर्च निकालते थे।
ये सिस्टम कारगर तो था, पर इसमें रिस्क बहुत बड़ा था। जैसे ही केंद्रीय राजा थोड़ा कमजोर पड़ता, ये सामंत तुरंत खुद को स्वतंत्र राजा घोषित करने की फिराक में लग जाते। चलिए शक्ति की इस सीढ़ी में थोड़ा और नीचे आते हैं। भाग 4, दक्षिण भारत की स्थानीय सभाएं। दक्षिण भारत में स्थानीय स्तर पर 3 मुख्य सभाओं का जिक्र मिलता है। पहली थी सभा, जो ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन थी। दूसरी थी उर, ये उन इलाकों की ग्राम सभा थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं होते थे। और तीसरी नगरम, जो स्थानीय व्यापारियों का एक अहम संगठन था। हालांकि ये सभाएं गांव और कस्बे का रोजमर्रा का काम संभालती थी, पर सच्चाई ये थी कि इन पर पूरी तरह से सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का ही दबदबा था। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जमीनी हिस्से पर, आम लोगों का जीवन। अब हम समाज के उस हिस्से तक पहुंच गए हैं जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर दबा दिया जाता है। राजाओं की उन शानदार प्रशस्तियों और आम आदमी की सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी सामाजिक खाई थी। कालिदास के नाटकों में इसका एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जो श्रेष्ठ लोगों की भाषा मानी जाती थी, जबकि आम लोग, गरीब और यहाँ तक कि महिलाएं प्राकृत बोलती थीं। भाषा ने खुद ही लोगों को ऊंच नीच में बांट दिया था। आम आदमी की बेबसी और लाचारी को कालिदासा की ये कहानी बिल्कुल साफ करती है। एक गरीब मछुआरे को एक दिन बेशकीमती शाही अंगूठी मिल जाती है। सोचो, जब वो ईमानदारी से उसे लेकर महल पहुंचता है तो भ्रष्ट द्वारपाल और पुलिस वाले उल्टा उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। और बाद में जब राजा उसे इनाम देता है तो वही पुलिस वाले उस इनाम का हिस्सा हड़पने के लिए उसे जबरदस्ती शराब खाने ले जाते हैं। न्याय गरीबों के लिए उस जमाने में भी एक मजाक ही था। लेकिन इससे भी ज्यादा रुला देने वाली हालत उन लोगों की थी जिन्हें अछूत माना जाता था। चीनी यात्री फैक्सियन ने एक बड़ा चुभने वाला वर्णन दिया है। वो बताते हैं कि जब इन लोगों को शहर या बाजार में आना होता था तो उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े को पीटकर आवाज करनी पड़ती थी। क्यों? ताकि बाकी लोग सतर्क हो जाएं और इनके छूने से बच सकें। मतलब समाज में भेदभाव बिल्कुल अपने चरम पर था। और शुरुआत में हमने जिन राजाओं की इतनी वाहवाही सुनी थी ना, आइए उनका एक दूसरा सच भी देखते हैं। बाना भट्टा बताते हैं कि जब किसी राजा की सेना कूच करती थी तो वो कितनी भारी तबाही मचाती थी। सेना पूरी दुनिया को धूल में डुबा देती थी। हाथी गांव वालों की झोपड़ियां तक कुचल डालते थे। किसान डर के मारे राजा के लिए भेंट तो लाते थे, पर आखिर में उनके पीछे बस विनाश और बर्बादी का मंजर ही छूट जाता था। तो यहाँ खत्म होता है राजाओं के सुनहरे सिक्कों से लेकर आम गरीब की परेशानियों तक का सफर। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ध्यान से सोचिए, अगर आज के वक्त में किसी गरीब व्यक्ति को कोई बेशकीमती चीज मिलती है और वो उसे लेकर पुलिस के पास जाता है, तो क्या उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा उस प्राचीन मछुआरे के साथ हुआ था? क्या सत्ता और न्याय का ये खेल आज के दौर में सच में बदला है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।